चलिए आज हम प्रकृतिवाद अर्थात नेचुरलिज्म के द्वितीय या इसे अंतिम भाग कह सकते हैं में हम आपको प्रकृतिवाद जो नेचुरलिज्म है उसके अनुसार उसकी शिक्षण विधियां क्या क्या हैं इसके बारे में बताने जा रहे हैं। प्रकृतिवाद का अगर सबसे बड़ा अगर कोई देन है तो उसकी शिक्षण विधियां हैं, जिसने परंपरागत एवं रूढ़िग्रस्त शिक्षण प्रणालियों का घोर विरोध किया और उसने मनोवैज्ञानिक एवं प्रगतिशील शिक्षण पद्धति को अपनाने पर जोर दिया। इसके द्वारा जो शिक्षण विधियां अपनाई गई, विकसित की गई, वह इस प्रकार से है। क्रिया द्वारा सीखने, स्व अनुभव द्वारा सीखने, प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखने, खेल द्वारा सीखने, इसके साथ साथ ह्यूरिस्टिक विधि, प्रयोगशाला विधि, निरीक्षण विधि, मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि, डाल्टन विधि एवं प्रोजेक्ट विधि आदि के प्रयोग इसमें किया जाता है। ये सभी स्वतंत्र वातावरण में रहते हुए, माने बालक पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई दबाव नहीं, अपने द्वारा अनुभव अर्जन करना है और स्वतंत्र रहते हुए, आत्मानुशासन रखते हुए और मुक्त्यात्मक वातावरण में रह करके उनका जो अनुशासन है वो मुक्त्यात्मक है, इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, रहते हुए उनको आत्म प्रदर्शन करने का इसमें अवसर मिलता है, जिससे कि बालक रचनात्मक कार्यों द्वारा आत्म शिक्षा प्राप्त करता है। तो ये थी इसकी शिक्षण विधियां, प्रकृतिवाद की शिक्षण विधियां। अब हम चलते हैं कि प्रकृतिवाद ने शिक्षक को क्या स्थान दिया है और शिक्षार्थी को उन्होंने किस रूप में प्रस्तुत किया। कि प्रकृतिवादियों का ऐसा मत है कि शिक्षक का इसमें गौण स्थान होना चाहिए, बिल्कुल न्यूनतम। सिर्फ स्वाभाविक रूप से आप पीछे से देखते रहिए, एकदम कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए। इसमें शिक्षार्थी को ही शिक्षा का मुख्य केंद्र माना गया। इसमें प्रकृति जो है, प्रकृति ही वास्तविक शिक्षक के रूप में इसमें बताया गया है, जोर दिया गया, प्रकृति ही वास्तविक शिक्षक है। इस प्रकार से इसमें बालक के स्वाभाविक विकास करने पर जोर दिया गया है, जिसमें कि बालक को जो शिक्षा देना है वह उसकी रुचियों के अनुसार हो, उसकी प्रवृत्तियों के अनुसार हो, उसकी योग्यताओं के अनुसार हो, उसकी क्षमताओं के अनुसार हो एवं उसकी शक्तियों को ध्यान में रखकर उसे शिक्षा दिया जाना चाहिए। शिक्षा हमेशा ही बालक के लिए है। शिक्षा का जन्म किसके लिए हुआ है? शिक्षा की व्यवस्था किसके लिए? बालक के लिए, न कि बालक शिक्षा के लिए नहीं है। इस प्रकार से जो शिक्षा का उद्देश्य है वह हमेशा ही, शिक्षा का जो उद्देश्य हो, चाहे वो उसका पाठ्यक्रम का निर्माण हो, चाहे शिक्षण प्रणालियों का बात हो या पाठ्य पुस्तक का निर्माण हो, ये सभी चीजों का निर्माण जो है बालक को केंद्र में रखकर करना है। बालक जो है वही शिक्षा का केंद्र बिंदु है। इस प्रकार से हम देखते हैं शिक्षार्थी का जो है मुक्त्यात्मक वातावरण, माने आत्म अनुशासन दिया गया और शिक्षक को बिल्कुल कम गौण स्थान दिया गया। प्रकृति उसकी वास्तविक शिक्षक है। अब हम अगली कड़ी में बढ़ते हैं, जहां पर प्रकृतिवाद में विद्यालय का क्या स्थान है और अनुशासन कैसा होना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। इन्होंने विद्यालय मतलब एक सीमा के अंदर नहीं बनाया कि एक बाउंड्री वाल होना चाहिए, कक्षा होना चाहिए, ऐसा नहीं।
इनका कहना है कि बालक को एकदम पूर्ण स्वतंत्रता दीजिए, अनियंत्रित स्वतंत्रता, और जो विद्यालय हो वह ऐसा विद्यालय हो जो एकदम स्वतंत्र वातावरण का निर्माण करे एवं स्वाभाविक समाज का रूप वह धारण कर ले। विद्यालय का कोई भी सीमा बंधन न हो और न ही उसका कोई अंकुश वाला नियम कानून हो और न ही उसमें किसी प्रकार की कोई कृत्रिमताएं होनी चाहिए। तो ये सभी चीजों से दूर रहना है। रॉस महोदय इस संबंध में कहते हैं विद्यालय ऐसे स्थल होने चाहिए जहां पर बालक हानिकारक प्रभाव से दूर रहे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो अनुशासन है उसके दो सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। एक सिद्धांत है प्राकृतिक परिणाम, जिसके प्रतिपादक थे जीन जैक्स रूसो, और दूसरा विचार आया सुख दुख का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक थे हर्बर्ट स्पेंसर महोदय। तो प्राकृतिक परिणाम में क्या है, जीन जैक्स रूसो महोदय का ऐसा विचार है कि बालक अगर आग से खेल रहा है तो खेलने दीजिए, आग से जलेगा तो सीखेगा, फिर दोबारा अपने आग के पास नहीं जाएगा। वहीं तक हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं सुख दुख के सिद्धांत में कि बालक को मेज से गिरा है तो गिरने दीजिए, टकरा रहा था टकराने दीजिए, उसको याद पड़ेगा कि हम तो टकराए थे, तो उसको सुख और दुख का अनुभव होगा, तो अपने गलती वहां नहीं करेगा। इस प्रकार से इन्होंने मुक्त्यात्मक वातावरण का निर्माण किया है कि एकदम बालक को किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अनुशासन मतलब है प्रकृति द्वारा उसे दंड मिले, प्रकृति में रह करके ही वह प्रकृति से सीखे और किस प्रकार हमें अपना जीवन जीना चाहिए, प्रकृति ही उसका निर्धारण करे। तो इस प्रकार से हमने अनुशासन देखा कि प्रकृतिवाद में अनुशासन कैसा होना चाहिए। अब हम चलते हैं प्रकृतिवाद का क्या गुण है या विशेषता है। तो इसकी विशेषता पर अगर हम जाएंगे, गुण देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि इनका क्या क्या गुण है। कि इनका पहला विचार है प्रकृति को लौटो। दूसरा है इन्होंने पुस्तक द्वारा दिए गए ज्ञान का घोर विरोध किया है। इनका तीसरा है कि जो भी शिक्षा की व्यवस्था वह बालक केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, बालक को ध्यान में रख करके ही शिक्षा का व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा के लिए स्वतंत्र वातावरण का निर्माण के लिए स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। इसमें मुक्त्यात्मक अनुशासन पर बल दिया गया है। इसमें विद्यालय कृत्रिमता से दूर रहे, विद्यालय जो हो वह स्वतंत्र वातावरण से निर्मित होना चाहिए। अगला है इसमें सहशिक्षा, मतलब बालक और बालिका का एक साथ शिक्षा देने का महत्व इसमें दिया गया है। इसमें शिक्षा के मनोवैज्ञानिक तत्वों को प्रधानता दिया गया है। इसमें बाल मनोविज्ञान का विकास किया गया है। इसमें प्रकृति के परिणाम द्वारा अनुशासन प्राप्त करने पर बल दिया गया है। इसमें अनुभव प्रधान जो पाठ्यक्रम है उसके निर्माण पर बल दिया गया है। तो हमने इसके गुण को देखा। अब हम इसके दोष के बारे में बताने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि निश्चित रूप से शिक्षा और ज्ञान को दोनों को प्रकृतिवाद ने व्यापक प्रभावित किया, इसमें कोई शक नहीं है। उसने पहला यह प्रकृतिवाद है जिसने वैज्ञानिक प्रणालियों को बाल केंद्रित, बाल मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान को इन्होंने बालक के अनुसार रखने पर जोर दिया है। फिर भी इसमें दोष हैं, उसकी सीमाएं हैं, चलिए हम उसके बारे में बताने जा रहे हैं। इसमें क्या है, तो पहला है इसमें जो शिक्षा की व्यवस्था है वो एकांगी एवं असंतोषजनक उद्देश्य रखा गया है। दूसरा है इसमें तत्कालिक उपयोगिता पर बल ज्यादा दिया गया है। तीसरा है पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया गया है। चौथा है इसमें शारीरिक शिक्षा पर अधिक बल दिया गया है। पांचवा है इसमें शिक्षक की उपेक्षा किया गया है।
गौण स्थान देकर के शिक्षक उपेक्षा। छठा है बालक को अनियंत्रित स्वतंत्रता, माने आवश्यकता से अधिक स्वतंत्रता देना, यह भी एक दोष है। सातवां है प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन कि जो बात किया गया वो अनुचित है, क्योंकि बालक को अगर सांप मिल गया, सांप काट के देगा तो फिर शिक्षा किसको दिया जाएगा। इसलिए प्राकृतिक परिणामों द्वारा बालक अनुशासन में रहे, यह एक इसका प्रकृतिवाद की शिक्षा का दोष है। आठवां है नैतिक और धार्मिक मूल्यों की अवहेलना। नैतिक शिक्षा ही जब नहीं है व्यक्ति में कि हमें समाज में किससे किस प्रकार के रिश्ते बना के रखना चाहिए, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, धार्मिकता का जब उसके अंदर समावेश नहीं है तो फिर नर पिशाच बन जाएगा। इसलिए नैतिकता और धार्मिक मूल्यों की इसमें जो अवहेलना किया गया यह इसका दोष है। नौवां है बालक को समाज से दूर रखा गया। सिर्फ प्राकृतिक वातावरण में बालक को रखना, समाज से दूर रखना, यह एक शिक्षा का इसका दोष है। फिर भी इसमें कोई शक नहीं कि प्रकृतिवाद ने शिक्षा और ज्ञान को व्यापक रूप से प्रभावित किया है, बहुत इसमें व्यापक योगदान दिया है। इस संबंध में हम मुंड्रो के विचार देखने योग्य है। मुंड्रो महोदय ने कहा है प्रकृतिवाद ने शिक्षा में मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण के स्पष्ट निर्माण में प्रत्यक्ष प्रेरणा दी। तो हम देखते हैं कि जो प्रकृतिवाद है, नेचुरलिज्म है, इसने नवीन और प्रगतिशील विचारधारा को जन्म दिया, जिसके द्वारा आज बालक को जो शिक्षा की व्यवस्था किया गया है वह बाल मनोविज्ञान के अनुसार विकासात्मक मनोविज्ञान को ध्यान में रखा गया है और इस प्रकार से मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक प्रवृत्तियों का विकास किया गया है। तो इस प्रकार से हमने प्रकृतिवाद के दो भाग के द्वारा प्रकृतिवाद को समझा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।